तो भाई आज की डेट में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सुपर हीरोज का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है और इसके फैंस तुम्हें पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएंगे। ऐसी सक्सेस जो अर्ली 2000 तक किसी ने नहीं सोचा था कि मार्वल कभी अचीव कर पाएगा, इसके पीछे 2008 में रिलीज हुई आयरन मैन मूवी का काफी बड़ा योगदान है। आज की वीडियो में मैं इसी मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आयरन मैन मूवी भले ही हमें 2008 में देखने को मिला, लेकिन इसकी प्लानिंग अर्ली 90s में ही शुरू हो गई थी। उस टाइम पे आयरन मैन के राइट्स यूनिवर्सल के पास थे, लेकिन वो लोग इस कैरेक्टर को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। बाद में इसके राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स और न्यू लाइन सिनेमा को भी मिला, लेकिन उनको भी लगा कि ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर नहीं है कि इसके ऊपर एक मूवी बनाया जा सके। आखिर में जब घूम फिर कर मार्वल के पास दोबारा आयरन मैन के राइट्स आ गए, तब उन्होंने खुद का पैसा लगाकर मूवी बनाने का सोचा और इस तरह से ये प्रोजेक्ट 2005 में शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 2, आयरन मैन के डायरेक्टर जॉन फेवरो को आज हर कोई जानता है, लेकिन उस टाइम पे वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, ना ही एज ए डायरेक्टर उनको ज्यादा एक्सपीरियंस था। आयरन मैन से पहले उन्होंने जथुरा मूवी डायरेक्ट की थी, जो फाइनेंशियली उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी। अगर तुम्हें याद है तो जॉन ने डेयरडेविल मूवी में भी काम किया था और इसीलिए उनका रिश्ता मार्वल के साथ बहुत पुराना है। जॉन पहले चाहते थे कि आयरन मैन को एक स्पाई की तरह दिखाया जाए, यानी एक स्पाई थ्रिलर मूवी बने, क्योंकि उस टाइम पे जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज बॉक्स ऑफिस में काफी चला करती थी। लेकिन आखिर में उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और कैरेक्टराइजेशन में ज्यादा ध्यान देने लगे। फैक्ट नंबर 3, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, लेकिन 1997 में निकोलस केज फॉक्स के अंदर आयरन मैन का रोल निभाने वाले थे, लेकिन बजटरी प्रॉब्लम की वजह से ये कभी हो नहीं पाया। उसके बाद सुपरस्टार टॉम क्रूज को अप्रोच किया गया था, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से ये भी नहीं हो सका। एक्टर सैम रॉकवेल को भी ये रोल 2005 में ऑफर हुआ था, जिन्होंने आयरन मैन 2 में जस्टिन हैमर का रोल निभाया था, लेकिन इवेंचुअली आयरन मैन का रोल रॉबर्ट डॉनी जूनियर को मिला, क्योंकि स्क्रीन टेस्ट के दौरान उनका परफॉर्मेंस मार्वल एग्जीक्यूटिव्स को काफी अच्छा लगा था। फैक्ट नंबर 4, जॉन फेवरो चाहते थे कि आयरन मैन का रोल ऐसा एक्टर निभाए जो ज्यादा पॉपुलर ना हो, ताकि कैरेक्टर डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस किया जा सके, वरना ऑडियंस कैरेक्टर से ज्यादा एक्टर पर ध्यान देते हैं और इससे कैरेक्टर का डेप्थ कम हो जाता है। जॉन आरडीजे को बहुत पहले से जानते थे और उनको पता था कि किस तरह से आरडीजे ने ड्रग एडिक्शन से खुद को बचाया था। टोनी स्टार्क भी पहले एक इगोइस्टिक पर्सन हुआ करता था, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, और इसीलिए जॉन को लगा कि आरडीजे इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। फैक्ट नंबर 5, आरडीजे को आयरन मैन 1 के लिए $2.5 मिलियन मिला था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही कम था, क्योंकि मार्वल खुद इस मूवी के सक्सेस को लेकर इतना श्योर नहीं था। लेकिन मैसिव सक्सेस मिलने के बाद आरडीजे को आयरन मैन 2 के लिए $10 मिलियन ऑफर किए गए थे। इसी बात को लेकर एक्टर टेरेंस हॉवर्ड खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि मूवी को हिट कराने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और उस हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिल रही। यही वजह है उन्होंने आयरन मैन 2 में रोडी का रोल करने से मना कर दिया और इस तरह से ये रोल डॉन चैडल को मिला। फैक्ट नंबर 6, लोग सुपर हीरोज की मूवीज देखना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनके विजुअल्स काफी स्टनिंग होते हैं, लेकिन आयरन मैन 1 में ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि आरडीजे को रियल के मेटल सूट्स पहनने पड़ते थे और इसे पहनकर परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता था। मूवी में स्पेशल इफेक्ट्स और मेकअप का काम संभाला था हॉलीवुड के लेजेंडरी मेकअप इफेक्ट आर्टिस्ट स्टैनली विंस्टन ने, जिन्होंने इससे पहले एलियन, टर्मिनेटर और जुरासिक पार्क जैसी मूवीज में काम किया था। इन्होंने ही आयरन मैन के सूट का डिजाइन कैसा होगा इसका फाइनल डिसीजन लिया था और शूटिंग के दौरान ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक रबर सूट भी बनवाया था। फैक्ट नंबर 7, जिस तरह से अल्फ्रेड बैटमैन का इकलौता भरोसेमंद साथी है, ठीक वैसा ही जारविस आयरन मैन का पहला एआई असिस्टेंट था, जो उसे हर मुसीबत से बचाता था। एक्टर पॉल बेथनी ने इस मूवी में जारविस का वॉइस दिया है और उन्होंने ये काम एज ए फेवर किया था, क्योंकि वो डायरेक्टर जॉन फेवरो के बहुत अच्छे दोस्त थे। बाद में मार्वल को उनका काम इतना अच्छा लगा कि वो परमानेंटली जारविस के वॉइस एक्टर बन गए और आज के डेट में वो सुपर हीरो विजन का रोल भी निभाते हैं। फैक्ट नंबर 8, आयरन मैन 1 में आरडीजे के साथ साथ एक्ट्रेस ग्वेनेथ पैल्ट्रो ने भी कमाल का काम किया था। आज भी पेपर पॉट्स का नाम आते ही उनका ही चेहरा सामने आता है। लेकिन क्या तुमको पता है कि पेपर का रोल पहले ग्वेनेथ को नहीं बल्कि एक्ट्रेस रेचल मैकएडम्स को ऑफर किया गया था। ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में क्रिस्टीन का रोल निभाया था। उनके मना करने के बाद ये रोल ग्वेनेथ पैल्ट्रो को मिला था। फैक्ट नंबर 9, जब पहली बार आरडीजे को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया था, तब वो पूरी तरह से सच धज कर गए थे। उन्होंने स्पेशली एक टक्सीडो सूट सिलवाया था, जो यूजुअली टोनी स्टार्क पहना करते हैं। उनका अपीयरेंस देखकर मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स काफी इम्प्रेस्ड हुए थे, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर किसी को आयरन मैन बनना है तो पहले टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को समझना होगा। फैक्ट नंबर 10,
द मैंडेरिन पहले इस मूवी का मेन विलेन होने वाला था, लेकिन डायरेक्टर को लगा कि ये काफी ऑब्वियस चॉइस है क्योंकि सबको पता है कि मैंडेरिन आयरन मैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए उन्होंने इस बार ऐसा विलेन रखने का सोचा जिसके बारे में ऑडियंस ज्यादा कुछ गेस ना कर पाए, और इस तरह से आयरन मॉन्गर मूवी का मेन विलेन बना। आयरन मैन रिलीज होने के बाद सुपरहिट साबित हुई और ये ऑफिशियली पहली मूवी बनी जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी। क्रिटिकल रिस्पांस इस मूवी को लेकर काफी पॉजिटिव था और ऑस्कर में इसे बेस्ट साउंड एडिटिंग और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का नॉमिनेशन भी मिला था। मुझे लगता है अगर आयरन मैन मूवी सक्सेसफुल नहीं होती तो शायद मार्वल के ये सुपर हीरो सिर्फ कॉमिक्स के पन्नों में ही सिमट कर रह जाते, और तब हमारे जैसे सुपर हीरो फैंस कभी इस शानदार यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो किस मूवी के ऊपर चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।